आसान था और आबादी ना होने की वजह से पहचान लिए जाने का खतरा भी। मैंने जेब से पैसे निकाल कर गिने, कुल 60 रुपए रह गए। शहर तक पहुंचने के लिए काफी नहीं थे। बगैर टिकट सफर करने में इस बात का डर था कि मामलात बिगड़ जाएगा। मैं सोचने लगा कि रेल के किराए और दूसरे खाने पीने के अखराजात कहाँ से आएंगे, क्योंकि सोराशटर के शहर बजोदा तक रेल का कम अज कम 4 रोज का सफर था और खुदा जाने हमें कहाँ कहाँ से रेल बदलनी थी। सुधा रंगनी के माँ बाप का गांव दरियाए चंबल के किनारे कहीं वाक़ था। उसने बताया था कि कभी कभी वो अपने पिता के साथ बैलगाड़ी में बैठकर खुरपा नाम के एक छोटे से देहाती स्टेशन पर जाती थी, जहां से वो रेलगाड़ी में एक रात और एक दिन के बाद बजोदा पहुंचते थे। ये सब बातें मेरे जहन में थी और उस वक्त मुझे सबसे ज्यादा ये बात परेशान कर रही थी कि इतने लंबे सफर के लिए किराए की रकम कहाँ से आएगी। आखिर मैंने सोचा कि सुधा से कहूँगा कि वो श्री रंगम रेलवे स्टेशन के पास गांव में अगर कोई नाग की पूजा करने वाला कबीला आबाद हो तो वहां से कुछ रकम नजराने के तौर पर हासिल करने की कोशिश करे। उसी वक्त मुझे सुधा के हंसने की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा, वो मेरे पीछे खड़ी अपने गीले बाल निचोड़ रही थी। गालबन वो नहा कर आई थी। रघु, वो हंसते हुए बोली, दरिया का पानी बहुत ठंडा है, जाओ तुम भी नहा आओ। मैं जल्दी से उठा और दरिया की तरफ बढ़ गया। अब शाम का अंधेरा फैल गया था। दरिया का पानी बहुत ठंडा था। मैंने खूब अच्छी तरह गुस्ल किया। नहाने से थकान काफी हद तक दूर हो गई थी। वापस आकर देखा तो सुधा रंगनी किसी दरख्त के चौड़े चौड़े पत्ते चट्टान पर बिछाए उन पर 2 रोटियां और मछली का अचार रखे बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। हमने चावल की रोटी अचार के साथ खाई और नारियल तोड़कर उनका पानी पिया। फिर सुधा रंगनी चबूतरे को साफ करते हुए बोली, रघु, तुम भी यही सोओगे? यही सुधा, मैंने जल्दी से कहा। सच्ची बात तो यह है कि मुझे तुम्हारे सांप बेटे से खौफ आता है। सुधा ने फौरन अपनी साड़ी से सांप निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया। ये देखो, तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। सांप ने हल्की सी फुंकार मारी और मैं जल्दी से चबूतरे की दूसरी तरफ कूद गया। सुधा रंगनी हंस हंस कर लौटपट हो गई। मैंने एक दरख्त की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं इस दरख्त पर सो जाऊंगा। इस दरख्त की शाखें कम बुलंदी से शुरू हो गई थीं। सुधा ने मुझे बहुत मजबूर किया कि मैं चबूतरे ही पर सोऊं, लेकिन मैंने झुलाहट के साथ कहा, नहीं, मैं दरख्त पर सोऊंगा। बस कह जो दिया। सुधा रंगनी खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद वो चबूतरे पर लेटी हुई बोली, रघु, तुम मुझे मार भी लोगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। तुम मेरे पति हो और पति देवता समान होता है। अच्छा, जहां तुम्हारी मर्जी है सो जाओ। मैं अपने सांप बेटे को अपने पास छोड़ दूंगी। ये मेरी हिफाजत करता रहेगा। मैंने दरख्त की तरफ जाते हुए कहा, भगवान के लिए उसे मेरे पास ना भेज देना। मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ। सुधा रंगनी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं दरख्त पर चढ़ गया। एक जगह काफी मोटा 2 शाखा तना था। मैं उस पर टांगे फंसा कर बैठ गया और एक मोटी सी शाख से टेक लगा ली। मैं सोच रहा था कि अगर मैं इसी लोकेशन के आसपास नाग की पूजा करने वाला कबीला आबाद ना हुआ तो सफर के अखराजात के लिए रकम कहाँ से आएगी। मुझे अपने गले में पड़े हुए मुकद्दस तावीज का ख्याल आया। मैं उसकी मदद से किसी भी दुकानदार की दुकान पर जाकर उसे हुक्म दे सकता था कि वो इतनी रकम मेरे हवाले कर दे। लेकिन मुकद्दस कलाम बुजुर्ग ने मुझे खबरदार किया था कि अगर मैंने मुकद्दस फाहश से बददियानती का कोई काम लिया मैंने मुकद्दस नकश से बददियानती का कोई काम लिया तो उसका असर ज़ाइल हो जाएगा और मुझे उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। चुनांचे अब ले देकर सिर्फ सुधा रंगनी ही से कोई उम्मीद की जा सकती थी। मैंने शाखों के बीच से आसमान की तरफ देखा। तारे निकल आए थे। अब दरिया का पाट नजर आ रहा था। मैंने दाईं जानिब चट्टान पर निगाह डाली। वहां मुझे सुधा रंगनी का एक धुंधला सा हेउला नजर आया। थोड़ी देर तक मैं अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखता रहा। फिर मुझे भी नींद आ गई। मच्छरों ने बेपनाह तंग किया और मैं बार बार सोता जागता रहा। आधी रात के बाद जंगल की तरफ से शेर के दहाड़ने की आवाज भी वक्फे वक्फे से सुनाई देती रही, मगर शेर उस तरफ नहीं आया। इसी मगजमारी में मेरी आंख लग गई। दिन की रोशनी हुई तो परिंदों की चाहट ने मुझे जगा दिया। मेरी नजर चबूतरे की तरफ गई।
सुधारंगनी वहां मौजूद नहीं थी। मैं दरख्त से उतरा ही था कि सुधारंगनी आ गई। रघु, दरख्त तुम्हें किसी भूत प्रेत ने तो तंग नहीं किया? उसने हंसते हुए कहा। उसने दरिया की तरफ बढ़ते हुए कहा, मच्छरों ने रात भर सोने नहीं दिया। तुमने देखा, रात को बाघ जंगल में बोलता रहा, लेकिन मेरे बेटे की वजह से हमारे नजदीक नहीं आया। मैंने दरिया पर जाकर गुस्ल किया, रात की बची हुई रोटी मछली के अचार के साथ खाई, नारियल का पानी पिया, फिर कुछ देर हम वहीं बैठे बातें करते रहे। मेरे इस्तफसार पर सुधारंगनी ने बताया कि श्रीरंगम स्टेशन के उस पास सांप के पुजारियों का कोई कबीला आबाद नहीं है। मैंने उसे सफर के अखराजात के बारे में अपनी तशवीश से आगाह किया तो वो सोच में पड़ गई। फिर सर उठाकर बोली, मैं हर स्टेशन पर सांप का तमाचा दिखाकर पैसे जमा कर लिया करूंगी। इस तरह तो तुम्हारे माता पिता तक पहुंचने में 2 साल लग जाएंगे। जानती हो तुम्हारा गांव यहाँ से कितनी दूर है? हम बगैर टिकट रेल में बैठ जाएंगे। किसी टिकट बाबू ने तंग किया तो मैं अपने बेटे को उस पर छोड़ दूंगी। मैं झुलाकर बोला, सुधा अब उठो और चलो, दिन काफी चढ़ आया है। अभी हमें पूरा जंगल पार करना है। सुधारंगनी ने मुंह फैला लिया। वो खामोशी से उठी, बची हुई रोटी और अचार का थैला उठाया और मेरे साथ उस पगडंडी पर चल पड़ी जो घने जंगल में चली गई थी। जंगल में दाखिल होते ही दिन की रोशनी काफी कम हो गई। ऊंचे घने और गंजान दरख्तों का इस कदर फैलाव था कि धूप ऊपर ही कहीं कुन्नी शाखों में उलझकर रह जाती थी। ये जंगल बड़ा खतरनाक था। हमें जगह जगह जंगली जानवरों के कदमों से कुचली हुई घास मिली। मैं इस जंगल से गुजरने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, लेकिन रेलवे लाइन तक पहुंचने के लिए इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता न था। जंगल में लोगों के चलने से एक पगडंडी सी बन गई थी। हम उस पगडंडी पर चले जा रहे थे। दोपहर को हम एक जगह दरख्तों के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। वहां करीब ही एक चश्मा बह रहा था। हमने हाथ मुंह धोया और बची हुई रोटी खा ली। अब हमारे पास खाने को कुछ बाकी नहीं बचा था। ख्याल था कि श्रीरंगम पहुंचकर कुछ बंदोबस्त कर ही लेंगे। सुधारंगनी ने अपने सांप बेटे को साड़ी से निकालकर गर्दन में डाल दिया था। अचानक मुझे उसकी फुनकार सुनाई दी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सांप जब तक सुधारंगनी के पास होता था तो बिल्कुल खामोश रहता था। मैंने देखा सांप सुधारंगनी की गर्दन से लिपटा फन उठाए एक जानिब देखकर फुनकारे जा रहा था और सुधारंगनी उसे गौर से देख रही थी। ये गुस्से में क्यों है? मैंने पूछा। उसने सांप को गर्दन से निकालकर आहिस्ता से जमीन पर छोड़ दिया और बोली, बड़ी अजीब बात है रघु, मेरे साथ मेरे बेटे के पीछे पीछे आओ। मैंने इकरार में सर हिला दिया। सांप अपना चौड़ा फन उठाए गुस्से से फुनकारता पगडंडी पर बल खाता चला जा रहा था। सुधारंगनी उसके पीछे पीछे चल रही थी और मैं उसके पीछे था। क्या बात है? मैंने आहिस्ता से पूछा। ये तुम्हारा सांप बेटा कहाँ जा रहा है? सुधा ने हाथ के इशारे से मुझे खामोश रहने को कहा। सांप टीले की ढलान उतर रहा था। आगे एक दूसरा टीला आ गया। सांप उस टीले के पास पहुंचकर एक जगह रुक गया। वो एक ही जगह टीले की दीवार के आगे चक्कर लगाने लगा। उसकी फुनकार में शिद्दत पैदा हो गई। सुधारंगनी उसके करीब चली गई। मैं अपनी जगह खड़ा रहा। सुधा ने झुककर टीले की दीवार को देखा, फिर मेरे पास आ गई। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, रघु तुम्हें रेल का भाड़ा चाहिए था ना? हाँ, मगर रेल के भाड़े का यहाँ क्या जिक्र? सुधा ने टीले की दीवार की तरफ इशारा करके कहा, इस दीवार को देख रहे हो जहाँ मेरा बेटा गोल चक्कर में घूम रहा है? मैंने कहा, हाँ मैं देख रहा हूँ, लेकिन बात क्या है? उस दीवार के नीचे किसी राजा का खजाना दफन है। उस खजाने की रखवाली एक सब्ज जहरीला सांप कर रहा है। मेरे बेटे को उसकी बू आ गई है। ये काला सांप खजाने के सांप का दुश्मन होता है। अब ये जब तक उसे हलाक नहीं कर देगा या खुद हलाक नहीं हो जाएगा, यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। मैं सख्ते में आ गया। फिर अपने हवास मुजतमे करके बोला, लेकिन सुधा तुम्हें कैसे पता चल गया कि इस दीवार के नीचे खजाना मौजूद है? सुधारंगनी मुस्कुराई। रघु हम नाग की पूजा करते हैं। हमें सांपों की एक एक आदत का पता होता है। तुम इस दीवार को खोदो, अंदर खजाना जरूर मौजूद है। मगर इस खजाने पर तो सांप बैठा है। हम उस सांप को बड़ी आसानी से हलाक कर देंगे, फिर खजाना हमारा होगा। हम अपने गांव में जाकर शानदार महल बनवाएंगे। मेरे साथ आओ।
हम दोनों ने अपने खंजर निकाल लिए और दीवार की तरफ बढ़े। काला सांप अभी तक दीवार के सामने बड़े गुस्सीले अंदाज में चक्कर लगाते हुए फुनकार रहा था। हमने टीले की दीवार को ठोंक बजाकर देखा। एक जगह से वाकई खोखली आवाज आई। हम खंजरों की मदद से उस जगह के पत्थर और मिट्टी उखाड़ने लगे। बहुत जल्द वहां एक सुराख बन गया। सुराख में से दिन की रोशनी अंदर गई तो वहां से फुनकार की ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने आसमान की तरफ हवा छोड़ दी हो। मैं पीछे हट गया। फुनकार की आवाज सुनकर काला सांप सुराख की तरफ लपका, लेकिन सुधा रंगनी ने उसे रास्ते में ही दबोचकर उठा लिया और उसके सर पर हाथ फेरती हुई बोली, नहीं मेरे बेटे, तुम अंदर नहीं जाओगे। तुम्हारे दुश्मन का मुकाबला हम करेंगे, हम उसे हलाक कर देंगे। सांप सुधा की कलाई से लिपटा गजबनाक अंदाज में फुनकार रहा था, बल खा रहा था और नीचे उतरने के लिए मचल रहा था। सुधा ने उसे अपनी साड़ी के पल्लू में बांधकर कंधे से लटका लिया और खंजर हाथ में तोलकर बोली, रघु तुम यही ठहरो, मैं खजाने के सांप को मारती हूँ, फिक्र मत करो, उसका जहर मुझ पर असर नहीं कर सकेगा। मैं हैरत में डूबा सुधा रंगनी को तक रहा था। वो उस वक्त मुझे जनूबी हिंद की कोई जादूगरनी लग रही थी। वो मुझे हैरत ज़दा छोड़कर टीले की दीवार की तरफ बढ़ी जहां सुराख से फनकारने की आवाजें आ रही थीं। मैंने सुधा रंगनी से कहा, भगवान के लिए वापस आ जाओ, हमें खजाने की जरूरत नहीं। सुधा ने वहीं से जवाब दिया, रघु अब मुझे आवाज न देना, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो चले जाओ, मैं अपने बेटे के लिए इस सांप को हलाक करने जा रही हूँ। उसने सुराख में हाथ डालकर फौरन निकाल लिया। क्या देखता हूँ कि सबज रंग का एक सांप अपना फन फैलाए फनकारता हुआ सुराख के दहाने पर नमूदार हुआ। वो इस कदर गैज़ो गजब के आलम में था कि डसने के लिए बार बार फन उठा रहा था। सुधा रंगनी एक हाथ में खंजर तोलती, दूसरा हाथ आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा रही थी। उसके कंधे पर साड़ी में बंधा हुआ सांप बुरी तरह मचल रहा था। सुधा रंगनी ने अपनी केसरी आंखें सांप की आंखों में डाल रखी थीं। वो एक एक कदम आगे बढ़ रही थी। तीसरे कदम पर वो सांप के करीब पहुंच गई। फिर उसने एकदम से सांप की गर्दन पर हाथ मारा। सांप ने उसकी कलाई पर डस लिया, लेकिन इस दौरान में सुधा रंगनी सांप को गर्दन से दबोचकर सुराख से बाहर खींच लाई थी। सांप 5-6 फुट से भी लंबा था। मैंने घबरा कर कहा, सुधा तुम्हें सांप ने डस लिया है। सुधा रंगनी ने खंजर से सांप की गर्दन काट दी और सांप का कटा हुआ सर नीचे फेंक दिया। फिर तेजी से साड़ी का पल्लू खोलकर अपने सांप बेटे को निकाल लिया। उसका सांप बेटा सबज सांप की सरबरीदा लाश पर टूट पड़ा। मैंने सुधा की कलाई पकड़ ली जहां सांप ने डसा था। वहां से खून के 2 कतरे काले मोतियों की तरह चमक रहे थे। सुधा इन कतरों को गौर से देख रही थी। फिर उसका स्याह जिस्म हौले हौले लर्जने लगा। मैं परेशान हो गया। मैंने उसे थामना चाहा तो उसने डांट कर कहा, रघु मुझे हाथ न लगाना, मेरा खून सांप के जहर का तोड़ कर रहा है। मैं अपनी जगह साकित होकर उसकी कलाई पर खून के चमकते कतरों को देखने लगा जो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आ रहे थे। फिर दोनों कतरे मिलकर एक कतरा बन गए और कतरा फूलने लगा। सुधा रंगनी के जिस्म ने अब लर्जना बंद कर दिया था, मगर उसकी केसरी आंखों से जैसे गरम गरम छुआएं निकल रही थीं। चंद लम्हों बाद उसने कमजोर सी आवाज में कहा, बस अब सब ठीक हो गया है। मेरी कलाई पर मौजूद खून का ये कतरा पत्थर बनकर गिरने ही वाला है। काले खून का कतरा अब एक छोटे बेर के साइज का हो गया था। फिर अचानक वो लड़क कर नीचे गिर पड़ा। सुधा रंगनी ने मुस्कुराकर मुझे देखा और बोली, रघु खजाने का सांप दुनिया का सबसे जहरीला सांप होता है। अपने बेटे की वजह से मेरे खून में ऐसा त्रियाक पैदा हो गया है कि मुझ पर किसी सांप के जहर का असर नहीं हो सकता। क्या अब मैं तुम्हें हाथ लगा सकता हूँ सुधा? मैंने डरते डरते पूछा। भगवान की दिया है रघु, तुमको भी अपनी पत्नी से प्रेम हुआ, अब तुम मुझे हाथ लगा सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने बेख्तियार सुधा रंगनी को हाथ लगा लिया। उसके सांप बेटे ने खजाने के सांप का सर सुराख में डाल रखा था और उसे निकलने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद सुधा बोली, चलो खजाना निकालते हैं, लेकिन नहीं, तुम इसी जगह ठहरो। फिर अचानक उसे कुछ याद आ गया। वो नीचे बैठकर घास टटोलने लगी और फिर घास में से कुछ निकालकर उठ खड़ी हुई। फिर उसे हथेली पर रखकर मेरे आगे कर दिया। वो उसके स्याह खून का फूला हुआ कतरा था जो अब पत्थर बन चुका था।
वो बोली, रघु ये मेरे खून का खतरा नहीं बल्कि अब सांप का एक बहुत ही कीमती मनका है, ये तुम अपने पास रख लो। किसी को कैसा ही जहरीला सांप क्यों ना काट ले, ये मनका सांप के दांतों के निशान पर रख देना, ये सारा जहर चूस कर फूल जाएगा। फिर जब ये अपने आप नीचे गिर पड़े तो इसे उठाकर निचोड़ लेना, ये फिर पत्थर बन जाएगा। रघु मेरे राजा, ये मेरी मोहब्बत का एक अनमोल तोहफा है। मैंने सांप का मनका लेकर सुधा के हाथ थाम लिया। उसके चेहरे पर ऐसी रोशनी सी झलक उठी जो मैंने उससे पहले उसके चेहरे पर नहीं देखी थी। हम तेजी से दीवार के सुराख की तरफ बढ़े और अपने अपने खंजरों की मदद से दीवार खोदने लगे। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि यहाँ आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।